अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस का आज आपका सबसे पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का। कल आपका मैंने टेस्ट लिया था। सबसे पहली बात कि जो हरकतें आप उसमें करते हैं टेस्ट में या आपस में लड़ाइयाँ ग्रुप में, ये बहुत ही बुरी और इल मैनर्ड बिहेवियर है आपका। आपको क्लास में भी इस बात पे डांट पड़ती है और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको समझना है और अच्छी तरह आपने पढ़ना है। क्लास में दोनों ग्रुप्स ने जो कंबाइन लेक्चर पढ़ा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक मैंने शुरू किया हुआ था और उसमें स्ट्रक्चर ऑफ आइस मैंने पढ़ा दिया है सबको। जो इवन ग्रुप वाले हैं उनको फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी है, लेकिन जो ऑड वाले हैं उनकी फोर्थ प्रॉपर्टी अभी पढ़नी है। तो मैं फोर्थ से स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 4, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है वो है क्लिनजिंग एक्शन इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में जब हम वॉशिंग करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है। जो सोप होता है उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो इस तरह हम लिखते हैं कि उसमें ये एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होता है, उसमें सोडियम मेटल होती है और साथ नेगेटिव। ये इसका एंड जो होता है ये इसका पोलर एंड होता है। कौन सा एंड होता है? ये पोलर एंड होता है और ये इसका नॉन पोलर एंड है। अब क्या होता है कि जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये जो पोलर एंड है ये वाटर के साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बन जाती है, जबकि नॉन पोलर एंड इसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दैट इज कैप्चर्ड बिटवीन पोलर एंड वाटर एंड फॉर्म अ emulsion विद द डस्ट पार्टिकल्स। आपको पता है जब हम वॉशिंग करते हैं तो उसमें एक झाग प्रोड्यूस होती है, दैट इज सेड टू बी अ emulsion, और जिसकी वजह से जो कपड़े के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कैप्चर हो जाते हैं और जितने भी वो डस्ट है या जिसको हम आम ज़बान में मैल कुचैल कहते हैं दैट इज़ क्लीन्ड बाय द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में कैसे एक्ट करती है। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अमाइनो एसिड कंपाउंड्स में होती हैं। अमाइनो एसिड्स में जो है उसका जो जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का जो हम लिखते हैं या इसको सबसे जो स्मॉलर उसका यूनिट है अमाइनो एसिड का, उसमें एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, एक तरफ अमाइनो और एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब इसमें आपको पता है इसके अंदर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। जो आपके पास प्रोटीन्स बनती हैं उससे फाइबर्स बनती हैं। अब ये फाइबर्स कैसे बनती हैं? ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर आपने डीएनए और आरएनए में ऐसे देखा होगा, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। अब ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है दैट इज सेड टू बी अ हेलिक्स, इसको हेलिक्स कहा जाता है। अब ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होती हैं। अब ये राइट हैंडेड जो हेलिक्स है वो कैसे बनती है कि उसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं ये वर्टिकली एक दूसरे से अटैच होते हैं। आपकी बुक में भी देख लें स्ट्रक्चर बना हुआ है और मैंने यहाँ भी लिखा है कि ये आपके पास अमाइनो ग्रुप है और ये उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब कैसे वर्टिकली अटैच हैं कि ये आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर इसकी नाइट्रोजन होती है, ये इसकी हाइड्रोजन होती है, ये इसमें अमाइनो ग्रुप, ये सी है, फिर ये देखें यहाँ सी है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब ये अगर एक ऊपर वाला बॉन्ड उसमें जा रहा है तो उसके नीचे जो है नीचे वाला अमाइनो एसिड का फॉर्मूला हम उसको इस तरह जो लिखते हैं, अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगी, ये नाइट्रोजन है, ये इसकी हाइड्रोजन है, ये वर्टिकली एक दूसरे पर दूसरे ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका कार्बोक्सिलिक नीचे आ जाएगा और इसकी जो है कार्बन और ये ऑक्सीजन इसकी। अब यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वर्टिकली जो नीचे ग्रुप है उसका नाइट्रोजन ग्रुप उसके एंगेज्ड होगा, ये नाइट्रोजन ग्रुप नीचे वाले का है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर वाले का है। तो इस तरह ये इनकी ऑटोमेटिकली ऐसे एक फाइब्रिक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। अब आप कहेंगे कि ये इस तरह क्यों बनता है? इस तरह इसलिए बनता है कि जो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है
अमाइनो एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ऐसे। अब इसके यहाँ पे एक तरफ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे इसमें कार्बन है और कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन है ये NH2, ये कार्बन जो है ये इसमें टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है। तो ऑटोमेटिकली जब ये इस तरह आएगा अगला कार्बोक्सिलिक, फिर उसमें ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पे आएगा। जब यहाँ फिर मैं एक कार्बोक्सिलिक लगाऊंगी तो उसका स्ट्रक्चर फिर ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा ऐसे। तो जिसकी वजह से ये एक हेलिक्स की फॉर्म में इसमें टर्निंग्स आ जाती हैं एंड दीज टर्निंग्स आर अटैच्ड, यानी इनके दरमियान इस तरह एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। ये मैंने शो की है डॉटेड लाइन में। और इस तरह जो एक हेलिक्स यूनिट होता है राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, उसमें वर्टिकली NH ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं और ये जो ग्रुप है इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये वर्टिकली एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइन करते हैं और 27 अमाइनो एसिड यूनिट्स मिलते हैं और एक हेलिक्स बनाते हैं। और इसकी वजह से लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में जो है वो बनता है। अब जो लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर बनता है, अब उसमें सबसे जो है वो एक DNA है, जेनेटिक मटेरियल है। DNA के अंदर भी ये अमाइनो कंपाउंड्स होते हैं और उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। DNA के अंदर आपको पता है कौन से प्रोटीनिक यूनिट्स होते हैं जिनको आपने पढ़ा होगा, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, और RNA में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। अब DNA में साइटोसिन और एडेनिन होता है। ज़रा मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाती हूँ ताकि मैं आपको शो कर सकूँ कि ये कैसे फाइब्रस। अब ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स में आपको पता है वर्टिकली कार्बोनाइल ग्रुप, अगर आपके पास ये साइटोसिन है और इधर आपके पास गुआनिन है तो इनके पास साथ ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। अब अगर ये एडेनिन है तो इसके साथ 2 ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं थायमिन के साथ। अब फिर आगे से स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाता है जब चूँकि एसिड हेलिक्स बनती है। फिर गुआनिन इधर आ जाता है और ये साइटोसिन आ जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें रिवर्स हो जाता है, थायमिन इधर आ जाता है और ये एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस तरह एक उसका हेलिक्स का कंप्लीट हो जाता है और ये इनके दरमियान जो क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर ये हेलिक्स इसी तरह टर्न होती है, क्यों होती है कि दोबारा फिर यही रिपीट होती है सिचुएशन। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है गुआनिन के साथ और इसी तरह ये एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसके। फिर उसके बाद फिर गुआनिन और साइटोसिन रिवर्स हो जाता है, फिर थायमिन और एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस तरह ये DNA का जो स्ट्रक्चर है वो फाइब्रिस स्ट्रक्चर होता है और उसका डायमीटर आपकी बुक में लिखा हुआ है। और ये बेसिकली क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जिस पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र करता है। और उसके अलावा ये सारे नेल्स, हेयर्स जो है, बोन्स है, इसमें प्रोटीन्स जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल है जिसकी वजह से ये फाइब्रिस स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो जो लॉन्ग जो फाइब्रिस स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो और लास्ट वन प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नंबर 6 है। अपनी बुक में देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है नंबर 6 पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज के कलर्स, जो पेंट्स हैं, डाइज वगैरह है उनके अंदर। और थर्ड इसमें टेक्सटाइल भी है। टेक्सटाइल के अंदर इसकी क्या वैल्यू है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब ये जो पेंट्स और डाइज होते हैं इसमें क्या है कि ये एडहेसिव मटेरियल है। इसमें पेंट्स और डाइज में ये प्रॉपर्टी है, ये एक एडहेसिव और ग्लू स्टिकिंग प्रोड्यूस करती है। एडहेसिव क्या है कि जब भी 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं एडहेसिव और दूसरी हमारे पास होती है, शायद आपने मैट्रिक में यकीनन पढ़ा हुआ है, दूसरी होती है कोहेसिव। एडहेसिव प्रॉपर्टी इंटरेक्शन विद द पार्टिकल्स विद एन अदर सरफेस, कि किसी दूसरी सरफेस के साथ जो है वो पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जो कोहेसिव है
दैट इज बिटवीन द पार्टिकल्स, कि ये उनके बीच में सरफेस पार्टिकल्स होती है। इसको मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब हम वाटर ग्लास में डालते हैं तो वाटर मालिक्यूल्स की जो इंटरेक्शन है वो उनकी क्या होगी, ये आपके पास वाटर है, अब हर मालिक्यूल दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है, ये उनकी कोहेसिव फोर्स है। जो वाटर मालिक्यूल और ग्लास की सरफेस के साथ इसकी इंटरेक्शन है उसको कहते हैं एडहेसिव। और इसी की वजह से आपको पता है कि ये कनकेव मिनिस्किस और ये कन्वेक्स मिनिस्किस बनते हैं। कोई लिक्विड डाले तो उसके ऊपर सरफेस ऐसी होती है, कोई डाले तो कोई ऐसी होती है। अब जिनके दरमियान कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है वो कनकेव मिनिस्किस बनाते हैं, वो इसको कैच नहीं करते उसकी वॉल्स को। जिनके दरमियान अपनी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है वो फिर उस दीवार को या उस गिलास की वॉल को जो सरफेस को स्टिक हो जाते हैं उसको छोड़ नहीं रहे होते, जिसकी वजह से वो इस तरह का कनकेव मिनिस्किस बनाते हैं। और ये उसके साथ स्टिक नहीं कर रहे होते, ये कन्वेक्स मिनिस्किस बनाते हैं। जैसे ग्लू है या हनी है, थिक मटेरियल जिसे हम ज्वाइन करते हैं, उनके अंदर एडहेसिव फोर्स होती है, तभी हम दो पेपरों को हम ग्लू से ज्वाइन करते हैं। तो क्या है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसमें एडहेसिव फोर्स है, जिसकी वजह से दोनों सरफेस को वो टच कर जाता है। जिसमें एडहेसिव फोर्स नहीं होगी वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी। इसी तरह पेंट्स में एडहेसिव फोर्स मस्ट है। जब हम पेंट किसी दीवार के साथ लगाते हैं वो दीवार को स्टिक करेगा तो उसके साथ स्टिक रहेगा, या दरवाज़ा है या वॉल है, कोई भी बिल्डिंग में जब हम पेंट करते हैं अगर उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी तो वो उसके साथ अटैच रहेगा, वरना उसी वक्त नीचे गिर जाएगा। तो जिसकी वजह से पेंट्स के अंदर हम ऐसे एडिटिव्स ऐड करते हैं जिनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं, जो उसकी एडहेसिव फोर्स को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में आपको पता है एक थ्रेड होता है लंबा। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें सेलुलोसिक मटेरियल होता है, जो उसके वो लार्ज मालिक्यूल है, मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, और वो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से जो थ्रेड की वो स्ट्रेंथ, उसमें जो सेलुलोसिक मालिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रस स्ट्रेंथ कि अगर जितना उसमें फाइबर वीक होगा तो वो फ़ौरन धागा उसका टूट जाएगा और उससे जो कपड़ा बनाया जाएगा वो भी देर पा नहीं होगा या उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी। जितनी फाइब्रस स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी उस टेक्सटाइल की या उस मटेरियल की जो क्वालिटी है वो बेटर होगी। तो ये वो इम्पोर्टेंस एंड यूजेस थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और इस तरह ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया।